हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 यानी कि संविधान निर्माण का जो चैप्टर है उसी का ये टॉपिक है। ये आखिरी टॉपिक होने वाला है हमारा। तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के बारे में हमें जानना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि मूल्य होते क्या है। मूल्य का मतलब कीमत, और वो कैसे निकलेगी उसकी कीमत। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं तोलते। उसका मतलब हम दर्शन जानेंगे, उसकी फिलॉसफी जानेंगे कि वो चाहता क्या है, कैसी विचारधारा दे रहा है, कैसा दर्शन दे रहा है। तो अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। मूल्य कैसे जानेंगे? जब आप उसकी दर्शन जानेंगे, उसकी फिलॉसफी जानेंगे, तब आप उसके मूल्य के बारे में जान पाएंगे। तो दर्शन जानने के दो तरीके हैं। मतलब आप संविधान के दर्शन को जानना चाहते हैं तो दो तरीके। एक तरीका है कि अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब नेताओं के द्वारा जो बात की गई है उनके विचार पढ़कर उनको संविधान के बारे में क्या लगता है उसे समझ सकते हैं। परंतु संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे भी पढ़ना ही उतना उचित है। मतलब नेताओं के विचार पढ़ लें और साथ ही साथ संविधान को पढ़ लें, इससे पता कर सकते हैं। दूसरा यही काम आपका क्या करती है, प्रस्तावना भी यही काम करती है। प्रस्तावना से भी आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या हमारे संविधान का क्या दर्शन है, वो प्रस्तावना भी आपको बता देगी। अब बात करेंगे सपने और वायदे के ऊपर, जो इसका एक सब हेडिंग है, सपने और वायदे। आप में से कुछ लोग संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने के कारण हैरान हुए होंगे, आपको हैरानगी हुई होगी। वो नाम है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, है ना, वो संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन कई सारे संविधान सभा के सदस्य उनके विचारों से प्रेरित थे, उनके विचारों के अनुयायी थे। मतलब गांधी जी का होना ना होना जरूरी नहीं था, गांधी जी के विचार वहां पहुंच गए थे, वही अपने आप में बड़ी बात है। और कई सारे नेता, कई सारे संविधान सभा के सदस्य गांधी जी के विचारों को मानने वाले थे। 1931 में गांधी जी अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखते हैं कि संविधान से उनकी क्या अपेक्षा है। उस अपेक्षा के बारे में गांधी जी ने लिखा। क्या लिखा? ये उनका लेख है, ये गांधी जी बैठे हुए हैं, ये लेख ऐसा लिखा हुआ है। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी का यह मानना था कि वो समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात, महिला पुरुष सबकी बराबरी की बात को लेकर ऐसे भारत के समाज के निर्माण की बात कर रहे थे। ऐसा निर्माण गांधी जी समाज का चाहते थे। एक महान शख्सियत है डॉक्टर अंबेडकर। तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त शासन का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, है ना, उनके मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असमानता कैसे दूर करें, है ना, जो असमानता है, जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है, भेदभाव है, उसको कैसे दूर करें या कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार दूसरों से थोड़ी अलग थे। वो दूसरों के विचारों के साथ उतना मेल नहीं खाते थे। उन्हें अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना करते देखा गया है कि उनने उसकी कटु आलोचना मतलब उसका विरोध किया है। मतलब वो गांधीवादी विचारधारा को, जो भेदभाव हो रहा था समाज में, उस भेदभाव को खत्म करने या समाज के दबे कुचले वर्ग के उद्धार के लिए नहीं मानते थे। उनका मानना था इनके उद्धार के कुछ अलग तरीके हो सकते हैं। संविधान सभा में दिए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट ढंग से रखा। क्या है उनका संविधान सभा का भाषण? 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहां समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे।
अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि राजनीतिक समानता तो संविधान में प्रावधानों के द्वारा दे दी गई है, लेकिन समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता कैसे लाई जाए उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। अगर आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आती है तो आपका जो राजनीतिक लोकतंत्र अधिकार है या राजनीतिक समानता है वो कितने लंबे समय तक रह सकती है। इन सभी बातों को लेकर अंबेडकर साहब को चिंता थी और उन्होंने अपने अंतिम वक्तव्य में, जो संविधान सभा में वक्तव्य हुआ था उनका, उसमें इन्हें कहा भी था। फिर बाद में देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए नेहरू जी के भाषण को पढ़ते हैं। बरसों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह, हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब तक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। आजाद होगा इतिहास में कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय के से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। ऐसा इनने कहा था। आपके किनके द्वारा? नेहरू जी कह रहे हैं। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है। मतलब बच्चा जब जन्म लेगा या आजादी जब जन्म लेगी तो उसके पहले दर्द होता है, वो दर्द हमने झेला है। इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना है। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान का और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग की महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा ना हो। जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये वक्तव्य पूरा, ये इतना बड़ा वक्तव्य और इतना अच्छा वक्तव्य नेहरू जी के द्वारा आजादी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 को दिया गया था। अब बात करेंगे संविधान दर्शन की। जिन मूल्यों ने हमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी है, उसे दिशा निर्देश दिए हैं तथा इस क्रम में जांच परख लिए गए हैं, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप है। प्रस्तावना मतलब संविधान का जैसे किताब आप खोलेंगे तो पहली चीज जो आपको मिलेगी वो प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है। अगर आप संविधान खोलते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है। इसे ही प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है ना। यही आपकी प्रियम्बल भी कहलाती है। ये प्रियम्बल या प्रस्तावना कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को या संविधान की शुरुआत में प्रस्तावना के साथ करते हैं या संविधान की शुरुआत में प्रस्तावना को लिखा है। हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है।
अब हम देखते हैं प्रस्तावना के पहले, सबसे पहले हम संयुक्त राज्य के बारे में देखते हैं कि वहां के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी समृद्धि में लोकतंत्र का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये संविधान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना है। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्ति समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। यह दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना है जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा अपने संविधान को अपनाने के साथ अपनाई गई है। अब बात करेंगे हमारे भारत की प्रस्तावना के बारे में। भारत का संविधान, इसकी प्रस्तावना, भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी है ना, ये मिति मार्क्सिस्ट शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यह आत्मार्पित करते हैं। तो यह हमारी प्रस्तावना है। ये हमारी प्रस्तावना में कुछ रंग बिरंगे शब्द लिखे ना, हम भारत के लोग, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, समता, इन शब्दों के हम अर्थ जानते हैं कि हमारी प्रस्तावना में इनके अर्थों का मतलब क्या है। प्रस्तावना जैसे ही पढ़ी हमने तो आपको समझ में आया होगा कि प्रस्तावना संविधान की किताब खोलते ही किन चीजों के बारे में बात करने वाली है। मतलब ये न्याय के बारे में बात करेगी, स्वतंत्रता के बारे में बात करेगी और समता। ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि इनके बारे में बात करने वाली है। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो क्या है, ये संविधान किसके द्वारा बनाया? भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहां बैठाकर बनाया, इसलिए कहा गया हम भारत के लोग भारत को। समाजवादी का मतलब क्या है? समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं। तो ये समाजवादी मतलब समाज में जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं थी उनको कम करने के लिए या उनको घटाने वाले जो शब्द है, समाजवादी का मतलब क्या है कि समाज में सभी लोग एक से तरीके से हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, वो अपना फैसला अपने तरीके से कर सकते। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब है शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा या खानदान का। तो गणराज्य का मतलब क्या होगा? कोई लोगों के द्वारा चुना गया देश का प्रमुख व्यक्ति, जिसको आप राष्ट्रपति कहते हैं। लोग नहीं चुनते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना गया है। इसमें सांसद और विधायक वोट डालते हैं।
पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। मतलब सरकार के लिए कोई धर्म विशेष नहीं है, आप जो धर्म चाहते हैं वो मान सकते हैं, उसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। मतलब यहां पर लोगों की चलती है, लोगों के द्वारा जो संविधान बनाया गया है संविधान सभा के द्वारा, उसके हिसाब से ही हमारी सरकार चलेगी। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और अगर होता है तो फिर उनको न्याय मिलेगा। यह न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। ये स्वतंत्रता है। बस आप ये नहीं करें कि भाई कुछ गलत सोच के देश को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसी बातें ना करें, बाकी आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। यहां पर समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। तो ये सभी शब्द जो प्रस्तावना में दिए गए हैं, हमने उन सभी का अर्थ समझा, उन सभी का मतलब जाना। अब संस्थाओं के स्वरूप पर बात करते हैं। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। संविधान इन मूल्यों की संस्थागत रूप देने की कोशिश भी है कि इन मूल्यों को संस्थागत तरीके से मूल्य भी दिया जाए। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला होता है कि ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, ये संविधान के द्वारा तय होता है। यह बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए, तो संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव किए जाते हैं। उन्होंने इस पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को ही हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। समय के अनुसार जब किसी नए कानून की जरूरत पड़ती है या पुराने कानून को हटाना पड़ता है, तो हम संशोधन के माध्यम से ये करते हैं। इस व्यवस्था को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान की संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया जाता है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से आप बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। मतलब इलेक्शन या निर्वाचन वाली बातें भी इसमें हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से बता दी गई हैं। विवाद की स्थिति में कोर्ट में कब जा सकते हैं, चुनाव कैसे होगा, कब होगा, डिले हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। मतलब कुछ सीमाएं बता देता है कि सरकार उसके आगे नहीं, उस सीमाओं के अंदर रहकर ही सरकार को काम करना होगा। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। मतलब जो अगले जो 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम, वो इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह से काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी। हमें एक आइडिया देगी, हमें समझाएगी इस अध्याय के माध्यम से, ये पुस्तक के माध्यम से, कि हमारा लोकतांत्रिक राजनीति होती कैसे। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताबों में चर्चा होगी। मतलब कक्षा 10वीं में हम कुछ पढ़ेंगे। अब कुछ महापुरुषों की चर्चा एक बार फिर से, जो हम पहले कर चुके हैं, है ना। हमने कुछ महापुरुषों की चर्चा पहले की है, अब कुछ महापुरुषों की चर्चा हम फिर करने वाले हैं। व्यक्ति हैं बलदेव सिंह। 1901 में इनका जन्म हुआ है हरियाणा में और 1961 में इनका देहांत हो गया है। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथ अकाली पार्टी के नेता। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे।
अगले व्यक्ति हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिनको आप के एम मुंशी के नाम से भी जानते हैं। 1887 में गुजरात में इनका जन्म, 1971 में इनका देहांत या स्वर्गवासी हो गए। वकील, इतिहासकार और भाषाविद, मतलब भाषा के बड़े विद्वान थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म, 1953 में इनका देहांत। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील। हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू, 1889 में उत्तर प्रदेश में जन्म और 1964 में इनका देहांत। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के, है ना, समाजवाद और लोकतंत्र, है ना, और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। अगला नाम है सोमनाथ लाहिड़ी। 1901 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म और 1984 में इनका देहांत हो जाता है। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू नामक स्थान पर इनका जन्म और 1956 में इनका देहांत। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई या भेदभाव के खिलाफ अग्रणी कार्यकर्ता या आंदोलनकारी। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के कानून मंत्री। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। तो ये भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में था। तो ये कुछ महान व्यक्तियों के बारे में हमने यहां पर चर्चा की। इस प्रकार से हम हमारे जो बुनियादी मूल हैं उनको भी हमने देख लिया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। टाइप करेंगे, आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कोर्सेज के ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आपकी क्लास चुननी पड़ेगी। आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9 को चूज कर लिया। जैसे ही क्लास 9 चूज करेंगे, सारे सब्जेक्ट आपके सामने ओपन होंगे। जो भी सब्जेक्ट देखना है उसके नीचे वॉच नाउ लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सब्जेक्ट सोशल साइंस का ही कर लिया, इतिहास कर लिया, जैसे इस पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो ऐसी आपकी हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ऐसे ही आपकी पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो वीडियो देखना है उसके आगे वॉच नाउ लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें। इससे आप अगले वीडियो को बहुत आसानी से बिना समय की बर्बादी किए देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रही है। ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे? तो पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आता है उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।